Hello everyone. So in the today lecture, we will study measurement and measuring instruments. एक्चुअली क्या है कि जो बच्चे डिप्लोमा कर रहे हैं या फिर जिन्हें डिप्लोमा कर लिया है और डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इन दोनों की ही नीड को अगर ध्यान में रखा जाए तो जो एसएससी जेई का सिलेबस होता है वो सबके सिलेबस को कवर करता है। तो उस सिलेबस को लेकर के ही उस सिलेबस को ध्यान में रख करके हमने जो ये लेक्चर्स हैं वो डेवलप किए हैं। तो जो पहला टॉपिक है हमारा मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स का, वो क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है बेटा। तो हम क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ेंगे, उसके बाद से क्या है डिफरेंट ऑपरेटिंग फोर्सेस पढ़ेंगे, आगे के लेक्चर्स में आपको मिलेगा। उसके बाद से क्या है इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स, हम जैसे कि पीएमएमसी और मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, और उसके बाद से वाट मीटर, एनर्जी मीटर और ब्रिजेज वगैरह, ऐसे करके हम पूरा सिलेबस को कवर करेंगे। तो जो पहला लेक्चर है हमारा, लेक्चर फर्स्ट, किसका, किस टॉपिक का और किस पोर्शन का एसएससी का सिलेबस का, तो जो मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पोर्शन है एसएससी का सिलेबस है ना, उस सिलेबस का है ना पहला लेक्चर है ये हमारा। और इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। ओके, तो चलिए हम अब शुरू करते हैं। देखिए, हम क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ें उसके पहले, जैसा कि नाम है हमारे इस पोर्शन का, एसएससी के सिलेबस का पोर्शन का नाम क्या है? मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। ओके, तो चलिए हम व्हाट इज मेजरमेंट, पहले इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। मेजरमेंट हम कहते किसको हैं? तो जो डेफिनेशन होता है मेजरमेंट का वो ये होता है, द मेजरमेंट ऑफ अ गिवन क्वांटिटी इज अ रिजल्ट ऑफ कंपैरिजन बिटवीन द क्वांटिटी एंड अ प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड। अगर इसको मैं हिंदी में बोलूं, अगर बहुत सरल भाषा में बोलूं जो आपके समझ में आ जाए, तो मेजरमेंट या मापन हम उसको कहते हैं कि जिस क्वांटिटी को, जिस भौतिक राशि को हमें मापना है, उसको उसको हम क्या करते हैं, उस भौतिक राशि की तुलना, हमारे पास एक स्टैंडर्ड पहले से भौतिक राशि होती है ना, जो स्टैंडर्ड हमारा पहले से ऑलरेडी डिफाइंड है, उससे हम उसकी कंपैरिजन करके हम उसका मेजरमेंट करते हैं। तो देखिए यहां पर आप उदाहरण के लिए देख लीजिए, जैसे कि आपने देखा होगा, आप जब दुकान में जाते हैं, शॉप वगैरह में जाते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपको शक्कर खरीदना है ना, चीनी खरीदना है, तो आप क्या करते हैं? आपको अगर 2 केजी चीनी चाहिए होता है, तो फिर आपका जो शॉपकीपर है वो क्या करता है, 1 केजी का जो आपका वेट होता है ना, उस 1 केजी के वेट से 2 बार आपको शक्कर देता है, अगर उसके पास 1 केजी का वेट है तो। या फिर अगर 2 केजी का वेट है तो 1 बार शक्कर देता है। तो क्या करता है, आपका जो शक्कर है ना, उस शक्कर को कंपेयर करता है उसके पास जो ऑलरेडी प्री डिफाइंड जो आपका वेट है। यहाँ पर प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड का मतलब क्या है कि ऑलरेडी हमारे पास क्या, उसके पास एक वेट होता है, ऐसा करके आपने देखा होगा, एक वेट होता है। और क्या करता है वो, इस वेट से कंपेयर करता है किसका, आपका उस शक्कर का, है ना। और शक्कर का इस वेट से कंपेयर करके, और फिर आपको अगर 10 केजी चाहिए, 1 केजी का उसके पास अगर वेट है, तो 10 बार कंपेयर करके आपको दे देता है। तो कंपेरिजन मेजरमेंट क्या है कि हमें कंपेयर करना पड़ता है, जिस क्वांटिटी को, जिस भौतिक राशि को हमें मेजर करना है, उसका एक स्टैंडर्ड जो है ना, आपका प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड है ना, उससे हमें क्या करना, करना पड़ता है। वैसे क्या है कि फॉर एग्जाम्पल अगर हमें क्या है कि कोई अगर डिस्टेंस मेजर करना है, या आपका डिस्टेंस मेजर करना है, तो हम क्या करते हैं, हमारे पास अगर मीटर स्केल है तो मीटर स्केल से हमने कंपेयर करना शुरू कर दिया। हमारे के लिए हमारा 1 मीटर स्केल यहाँ तक हो गया, 2 यहाँ तक हो गया, 3 यहाँ तक हो गया, 4 यहाँ तक हो गया, 5 यहाँ तक हो गया। तो हम क्या बोलेंगे कि हमारा जो लेंथ है कितना है, हमारा 5 मीटर है, हमारा लेंथ कितना है, 5 मीटर। ऐसे ही क्या है कि हम टेम्परेचर का, आप मेजरमेंट कर, टेम्परेचर का हम मेजरमेंट करते हैं, या फिर ऐसे हम टाइम का मेजरमेंट करते हैं, या फिर ऐसी बहुत सारे जो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज हैं उसकी मेजरमेंट करते हैं। अगर हम इलेक्ट्रिकल की बात करें तो जैसे हम करंट की बात का मेजरमेंट करते हैं, या फिर हम वोल्टेज का मेजरमेंट करते हैं, है ना, या फिर हम क्या है कि पावर का मेजरमेंट करते हैं, एनर्जी का मेजरमेंट करते हैं। तो बहुत डिफरेंट टाइप के हमारे मेजरमेंट क्वांटिटीज होते हैं जिनका हम मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन समझ में आ गया होगा, व्हाट इज मेजरमेंट। बहुत ज्यादा इस पर डिस्कशन करने की आवश्यकता नहीं है, सिंपल एक डेफिनेशन है, आपको इसलिए याद रखना चाहिए कि अगर इनकेस अगर आप कभी किसी इंटरव्यू को फाइट कर, इंटरव्यू में अपियर होते हैं, तो उस समय अगर आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज मेजरमेंट, तो कम से कम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इतना आप बता करके, अगर जो आपको पता है पहले से, मेरे ख्याल से मैंने जो यहाँ पर चर्चा की उसमें से कोई बात ऐसी नहीं है जो आपको पहले से पता नहीं है, थोड़ी सी क्या है कि ऑर्गेनाइज करके आपको यहाँ पर चलना है। ठीक है, अगर मैं फिर इसके बाद से चले, मैं अगर इंस्ट्रूमेंट की बात करूं, व्हाट इज इंस्ट्रूमेंट, व्हाट आर इंस्ट्रूमेंट्स। तो देखिए, मेजरमेंट इज नॉट पॉसिबल विदाउट इंस्ट्रूमेंट, है ना। मेजरमेंट जो है ना आपका बिना इंस्ट्रूमेंट का पॉसिबल नहीं है। आप सब जगह क्या है कि आप अपने हाथ से, ठीक है ना, और आपकी जो अपनी क्षमता है उससे आप मेजरमेंट नहीं कर सकते। तो आपकी अपनी जो क्षमता है ना, उसको बढ़ाने के लिए, आप मेजर कर सकें, हम इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करते हैं। यहाँ पर जो डेफिनेशन है इंस्ट्रूमेंट का वो ये है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज अ डिवाइस टू मेजर फिजिकल क्वांटिटी। बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसको डिफाइन करने का प्रयास करिए। एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एक युक्ति होती है
जिससे हम फिजिकल क्वांटिटी का मापन करते हैं, ठीक है। और ये द इंस्ट्रूमेंट सर्व्स एज एन एक्सटेंशन ऑफ द ह्यूमन फैकल्टीज विच एनेबल्स द मैन टू मेजर अ फिजिकल क्वांटिटी। और ये क्या करता है कि मानव की जो है ना, मानव की जो मनुष्य है, मनुष्य की मापने की क्षमता में वृद्धि करता है, क्योंकि वो मापने में क्या करता है, आपका सहयोग करता है। मापने क्या करता है, सहयोग करता है। तो आप क्या है कि जो भी यहाँ पर लिखा गया उसको एक छोटा सा नोटबुक बना लीजिए, उसमें लिखते रहिए। लिखने से क्या है कि आपकी एकाग्रता बढ़ेगी और आपको बहुत आसानी से सब बातें समझ में आने लगेगी। और एक और बात क्या होगा, इनकेस अगर आप वीडियोज नहीं देख रहे हैं, ठीक है ना, आपने लिख लिया, अपने नोटबुक में लिख रखा है, तो कभी आप पलटकर उसको देख सकते हैं। इसलिए नोट्स तो बनाना ही चाहिए। क्या है कि कभी ऑनलाइन क्लास की इफेक्टिवनेस अगर आपको बढ़ानी है, उसकी क्या है कि वो प्रभावी हो आपके लिए, उसके लिए कभी भी उसको कहानी जैसे ना सुनिए, क्योंकि आप स्टडी एक क्या है कि एजुकेशनल लेक्चर देख रहे हैं, आप कोई कहानी या फिर इंटरटेनिंग लेक्चर नहीं देख रहे हैं। तो आपको क्या है कि कभी भी बिल्कुल फ्रीली, चलिए आपके पास अगर उपलब्ध नहीं है तो कम से कम देखने से कुछ तो फायदा मिलेगा, लेकिन अगर आपके पास क्या है कि नोटबुक और पेन उपलब्ध है तो आपको जरूर नोटबुक पेन के साथ बैठना चाहिए। तो हमने अभी तक क्या है कि व्हाट इज मेजरमेंट एंड व्हाट इज मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, इस दोनों के बारे में ब्रीफली चर्चा किया। आप उसको ध्यान से सुन करके, है ना, नोटबुक बना लीजिए, एक नोट्स बना लीजिए, ठीक है। इसके बाद से आते हैं जो हमारा इस लेक्चर का नाम था क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। तो देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स में मैंने क्या है कि यहाँ पर छोटा सा एक फिगर बना रखा है, उससे आपको आसानी से समझ में जाएगा कि हम कैसे क्लासीफाई करते हैं। तो देखिए फर्स्ट तो इंस्ट्रूमेंट को हमने क्या है कि 3 पार्ट में क्लासीफाई कर रखा है, एक मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट, है ना। ये जो डिफरेंट उसके हमने क्या कर लिख रखे हैं, आपके जो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है ना, उसके हमने कुछ आपके एडवांटेजेस लिख रखे हैं, ठीक है ना। इसके हम आगे भी चर्चा करेंगे। तो देखिए पहले हमने क्या, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट को हमने ब्रॉडली 3 क्लास में क्लासिफाई किया, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स। और इलेक्ट्रिकल को फर्दर हमने क्लासिफाई किया एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट और सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट को हम क्या है कि इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट भी बोलते हैं, और सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट को हम डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट भी बोलते हैं। फिर हमने क्या है कि फर्दर जो आपका सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट है उसको हमने क्लासिफाई किया एनालॉग इंस्ट्रूमेंट एंड डिजिटल इंस्ट्रूमेंट, ओके। और जो एनालॉग इंस्ट्रूमेंट है उसको हमने फर्दर क्लासिफाई किया डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट एंड नल टाइप इंस्ट्रूमेंट। और जो हमारा डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट है उसको हमने फर्दर क्लासिफाई किया इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स, इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स एंड रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स, ओके। तो देखिए आपको बहुत आसानी से, है ना, आप ये अपने नोटबुक में बना लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, है ना। फिर से एक बार मैं ऊपर से नीचे पढ़ देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा, इसमें बहुत ज्यादा समझने वाली बात नहीं है, सब नाम है और नाम आपके दिमाग में बैठना चाहिए, है ना। बहुत ज्यादा इसके पीछे लॉजिक नहीं लगाना है, बस नाम आपके दिमाग में डाल लेना है। देखिए अगर इंस्ट्रूमेंट को मैं क्लासिफाई करूं तो सब ब्रॉडली इंस्ट्रूमेंट इज क्लासिफाइड इनटू 3 क्लास, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। हम इलेक्ट्रिकल की बात कर रहे हैं। एब्सोल्यूट एंड सेकेंडरी, सेकेंडरी फर्दर जो क्लासिफाई होता है एनालॉग एंड डिजिटल में। डिजिटल जो है ना क्लासिफाई होता है डिफ्लेक्शन टाइप एंड नल टाइप में। और जो आपका डिफ्लेक्शन टाइप है ना वो आपका क्लासिफाई होता है इंडिकेटिंग, इंटीग्रेटिंग, इंटीग्रेटिंग एंड रिकॉर्डिंग टाइप, है ना। इंडिकेटिंग, इंटीग्रेटिंग एंड रिकॉर्डिंग टाइप, है ना। तो हमारी सब क्लास हो गए, है ना। चलिए अब क्या करते हैं, एक एक करके हम देखते हैं कि आपके एब्सोल्यूट, हम क्या है कि मेनली इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में चर्चा करने वाले हैं, है ना। इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं, हमारा क्या है कि मेनली हम इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो इसका जो पहला क्लास है हमारा एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट, है ना, उसकी हम बात करते हैं कि एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट हम कहते किसको हैं, ओके। तो नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट हमारा जो स्लाइड है उसमें हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। देखिए एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट, एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो हमने डिफाइन ऐसा कर रखा है इसको, दीज इंस्ट्रूमेंट गिव्स, ओके, दीज इंस्ट्रूमेंट, थोड़ा सा यहां पर आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, दीज इंस्ट्रूमेंट्स गिव, these instruments give the value of measurement in terms of physical constants of the instrument। इसकी अगर मैं हिंदी बोलूं तो मैं यहां पर ऐसा मैंने लिख रखा है, हमने लिख रखा है कि ये जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ये क्या करते हैं कि जिस भौतिक राशि का हमें मापन करना है, मेजरमेंट मींस बाय द क्वांटिटी बीइंग मेजर्ड, द क्वांटिटी बीइंग मेजर्ड, वो भौतिक राशि जिसको हमें क्या करना है, जो मेजर किया जा रहा है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, मेजरेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, मेजरेंट बोलते हैं। तो ये क्या करता है कि जो मेजरेंट होता है ना, मेजरेंट की का वैल्यू जो आपका इंस्ट्रूमेंट है ना, इंस्ट्रूमेंट के जो फिजिकल कॉन्स्टेंट्स है ना उनके टर्म्स में देता है, उनके टर्म्स में बताता है। कहने का मतलब यह है कि अगर आपको मेजरेंट का वैल्यू पता करना है तो फिजिकल टर्म्स के क्या क्या वैल्यू आ रहे हैं ना, वो फिजिकल टर्म्स के वैल्यू को आपको पता करना पड़ेगा, है ना। और फिजिकल टर्म्स के वैल्यू को कैलकुलेट करके क्या करेंगे आप, मेजरेंट की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पर कैलकुलेशन क्या होता है, इनडायरेक्ट होता है, डायरेक्ट नहीं होता। हाँ, ये क्या है, जो आपके एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट है ना, इन्हें को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करके, है ना, सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट में हम ला सकते हैं, ठीक है, जिसको बोलते हैं कैलिब्रेशन। इसको क्या बोलते हैं, कैलिब्रेशन। अगर कोई इंस्ट्रूमेंट जब बनता है ना, प्राइमरी जब बनता है तो क्या होता है, एब्सोल्यूट होता है। हम क्या करते हैं उसमें कैलिब्रेशन करके,
कैलिब्रेशन करके दूसरे जो आपके एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट है उनसे जब कैलिब्रेशन करके, ठीक है ना, स्केल वगैरह लगा करके हम उसको क्या करते हैं, सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट बना देते हैं, जो वाइडली यूज होता है, कॉमनली यूज होता है हम अपने लेबोरेटरीज में भी जिसको हम देखते हैं, वो क्या होता है, हमारा सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट ही होता है, आपका एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट नहीं होता। एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं आपके सिर्फ और सिर्फ जो आपके जो स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशंस हैं और जो आपके कुछ आपके ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो आपके मेजरमेंट पे ही काम कर रहे हैं, जिनका काम ही है क्या है कि नए नए इंस्ट्रूमेंट को डेवलप करना या फिर इंस्ट्रूमेंट का कैलिब्रेशन करना, वो इसका इस्तेमाल करते हैं एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट का, है ना। हम जो अपने लेबोरेटरी में इस्तेमाल करते हैं या फिर कहीं भी हमने अगर मेजरमेंट किया किसी अपने लेबोरेटरी में किया, या फिर आप जैसे फॉर एग्जांपल आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वहां भी तरह तरह के मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हैं, है ना, तो वो सब भी, या फिर आप किसी फील्ड में चले जाइए लेबोरेटरीज को छोड़ के, वैसे लेबोरेटरी जो इंस्ट्रूमेंट को डेवलप ही करते हैं उनको छोड़ के तो ऑलमोस्ट सभी जगह क्या आपको सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट ही मिलते हैं, जो बहुत रेडी टू यूज होते हैं। वहां पर क्या है कि हमें भाई जिस क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं ना उसी का वैल्यू जो है ना डायरेक्टली मिलता है, ना ही हमें जो जिस क्वांटिटी को मेजर करना है उसकी वैल्यू इंस्ट्रूमेंट की फिजिकल कांस्टेंट के टर्म्स में मिलता है, ठीक है ना, तभी तो हम सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। अगर क्या है कि मेजरमेंट का वैल्यू फिजिकल क्वांटिटीज इंस्ट्रूमेंट की फिजिकल क्वांटिटीज के टर्म्स में मिले तो उसको इनडायरेक्ट या फिर एब्सोल्यूट तो बोलेंगे। तो देखिए हमारा यहाँ पर डेफिनेशन, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए कि क्या डेफिनेशन होता है, दीज इंस्ट्रूमेंट्स गिव वैल्यू ऑफ मेजरमेंट इन टर्म्स ऑफ फिजिकल कांस्टेंट्स ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, इसका एग्जांपल अगर हम लेते हैं, एग्जांपल क्या आता है, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। ये जो टेंजेंट गैल्वेनोमीटर है ना, ये क्या करता है, करंट को मेजर करता है। ये क्या करता है, करंट को मेजर करता है। ओके, क्या करता है बेटा, करंट को मेजर करता है। और इसके लिए जो करंट का एक्सप्रेशन आता है ना, वही आता है I इक्वल्स टू के टेन थीटा, वेयर दिस के इज नोन एज रिडक्शन फैक्टर, है ना, और द वैल्यू ऑफ के इज 2r bh डिवाइडेड बाई म्यू नॉट n। और फाइनली जो है ना हमें ये I का एक्सप्रेशन कुछ ऐसा मिल जाता है, I इक्वल्स टू म्यू 2r bh डिवाइडेड बाई म्यू नॉट n टेन थीटा। तो कहने का मतलब ये है कि आपको अगर I फाइंड आउट करना है तो आपको थीटा पता होना चाहिए। चलिए ये तो फिजिकल, अच्छा आर क्या, आर बी एच एन, ये सब वैल्यूज आपको पता होना चाहिए। मींस आई अगर आपको पता करना है तो आपको दिख रहा है कि नहीं, आई दिस आई इज प्रोपोर्शनल टू आर बी एच थीटा, दिस आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन, है ना। तो क्या है कि अगर आपको आई करंट पता करना है तो आपको आर बी एच थीटा एन ये सब पता होना चाहिए ना। तो जब भी एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट से मेजरमेंट किया जाता है ना, तो हमें क्या है कि थीटा पता करते हैं और थीटा का के करस्पॉन्डिंग टेन थीटा निकालेंगे, टेन थीटा निकाल करके मल्टीप्लाई करके फिर हम क्या करेंगे, फाइनली करंट निकालेंगे। डायरेक्टली हमें करंट नहीं मिलता, इसलिए तो हमें क्या बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं इनको, एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। चलिए जो हमने एक्सप्रेशन लिख रखा है ना, आई इक्वल्स टू 2r bh अपॉन म्यू नॉट n टेन थीटा, हमने जो एक्सप्रेशन लिख रखा है यहाँ पर, देखिए आपका 2r bh टेन थीटा डिवाइडेड बाई म्यू नॉट n, इसके बारे में थोड़ी सी देख लेते हैं ताकि आपके दिमाग में, है ना, ये फॉर्मूला बैठ जाएगा। देखिए यहाँ पर हमने क्या लिख रखा है, हियर द वैल्यू ऑफ द करंट टू बी मेजर्ड डिपेंड्स ऑन आर बी एच टेन थीटा एन एन, है ना भाई, एक्सप्रेशन से पता चल रहा है। क्योंकि आई इक्वल्स टू क्या हमारा, आई इक्वल्स टू हमारा है यहाँ पर 2r bh डिवाइडेड बाई म्यू नॉट एन टेन थीटा, है ना। तो देखिए यहाँ पर वेरिएबल क्या क्या है, आर बी एच थीटा, और इस सब पर क्या है कि आपका ये डिपेंड करता है, क्या आपका आई डिपेंड करता है। तो देखिए यहाँ पर आर जो है ना, आर क्या, आर इज द रेडियस ऑफ द कॉइल इन द गैल्वेनोमीटर। जो गैल्वेनोमीटर है ना आपका टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, उसके कॉइल का रेडियस है आर। जैसे कि अगर कॉइल आपका ऐसा है, कॉइल अगर आपका ऐसा है तो ये इसका रेडियस होगा, यहां से लेकर के यहां तक का ये रेडियस होगा, है ना। और एन क्या आपका नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, जो कॉइल है उसमें कितने टर्न्स है, एक पहला टर्न हो गया, दूसरा टर्न हो गया, तीसरा टर्न हो गया, चौथा टर्न हो गया, ऐसा आपके हो सकता है कॉइल में 1000 टर्न हो। तो ये एन क्या आपका नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। बीएच क्या आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। जो अर्थ है ना, अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल मींस उसका जो क्षैतिज है ना, उसका कंपोनेंट होगा, भाग होगा ना, हिस्सा होगा ना, ये आपका क्या है, बीएच है। और थीटा क्या है, तो थीटा को समझने के लिए फिगर आप देखिए कि बी और बीएच का जो रिजल्टेंट है बी आर, बी आपका क्या है, बी आपका ये है कि जब ये हमारा ये जो कॉइल है गैल्वेनोमीटर का कॉइल, इसमें जब करंट फ्लो होता है, कौन सा करंट, जिस करंट को हमको मेजर करना है, जब करंट फ्लो होता है तो इसमें क्या होता है, यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाता है। ये बीच में आपके जो आपका कॉइल एंड कॉइल के सेंटर मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाता है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, उसी को हमने यहाँ पे लिख रखा है बी। और बी एच के आपका जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है ना, उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट,
और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है परिणामी बी आर, तो बी आर और बी एच के बीच में जो एंगल थीटा है ना, उसी थीटा को हमने यहां पर कंसीडर कर रखा है। दिस थीटा, एंगल थीटा इज द एंगल बिटवीन बी आर एंड बी एच। ये क्या आपका एंगल बिटवीन बी आर एंड बी एच, ठीक है ना। तो डिफरेंट क्वांटिटीज हमने यहां पर देख ली, आर क्या होता है, एन क्या होता है, बी एच क्या होता है, थीटा क्या होता है, और इन सभी क्वांटिटी पे क्या करता है आपका टेंजेंट गैल्वेमीटर का जो मेजरेंट क्वांटिटी है, करंट, वो डिपेंड करता है। तो क्या है कि हमें अगर करंट को मेजर करना है तो हमें थीटा को पहले मेजर करना पड़ता है कि डिफ्लेक्शन कितना हुआ भाई, और डिफ्लेक्शन को मेजर करके हम क्या करते हैं, आपको आई को मेजर करते हैं। तो चूंकि यहाँ पर मेजरमेंट जो है ना आपका इनडायरेक्ट हो रहा है ना। क्यों इनडायरेक्ट हो रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट का कैलिब्रेशन नहीं किया है ना। तो इसलिए ऐसे इंस्ट्रूमेंट को हम क्या बोलते हैं, आपका इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट या फिर एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट। ओके, एब्सोल्यूट इसलिए बोलते हैं कि आपके बिल्कुल बेसिक फेज में है, और ऐसा नहीं इस इंस्ट्रूमेंट को हम मॉडिफाई नहीं कर सकते सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट में, लेकिन आपको कम से कम क्या है, जैसे कि एक आपका अगर मैं अगर बात करूं कि नहीं, बच्चा फिर बड़ा होकर क्या हो जाता है, आपका एक यंग पर्सन हो जाता है, मैच्योर्ड पर्सन हो जाता है, फिर बुढ़ापा आती है। तो एक फेज है इंस्ट्रूमेंट का, एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट, जिसका है ना आपका बहुत ही बेसिक फेज है इंस्ट्रूमेंट के डेवलपमेंट का, है ना। और एक ही इंस्ट्रूमेंट को हम क्या है कि एब्सोल्यूट से उसको कैलिब्रेट करके हम क्या बना सकते हैं, सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट बना सकते हैं। ठीक है, तो आपको डेफिनेशन यहां पर याद रखना है कि आपका एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। वो इंस्ट्रूमेंट जो मेजरेंट क्वांटिटी का वैल्यू इंस्ट्रूमेंट के फिजिकल कांस्टेंट के टर्म्स में प्रोवाइड करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, आपका एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट। उदाहरण के लिए टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, ठीक है ना, उदाहरण के लिए टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, और उसका एक्सप्रेशन क्या होता है, आई इक्वल्स टू 2RBH डिवाइडेड बाई म्यू नॉट एन टेन थीटा। यहाँ पर आई जो है ना, आई को मेजर करने के लिए हमें थीटा को मेजर करना पड़ता है। तो चूंकि यहाँ पर क्या है कि आई के मेजर करने के पहले हम थीटा को मेजर कर रहे हैं, है ना, इस तरह से आई का मेजरमेंट क्या हुआ, यहाँ पर इनडायरेक्ट हुआ, डायरेक्ट नहीं हुआ। डायरेक्ट क्यों नहीं हुआ कि हम डायरेक्टली आई मेजर नहीं कर रहे हैं, थीटा मेजर करके हम क्या कर रहे हैं, आई मेजर कर रहे हैं। इस तरह से हमारा मेजरमेंट क्या हो गया भाई, मेजरमेंट क्या हो गया हमारा, इनडायरेक्ट मेजरमेंट हो गया, है ना। इस इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलेंगे हम, आपका एब्सोल्यूट या फिर इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट। ओके बेटा, तो देखिए यहाँ पर आगे कुछ और बातें शायद हमने यहाँ पर लिख रखी होंगी। यहाँ पर देखिए क्या लिख रखी है, यहाँ पर लिख रखी है कि कैलिब्रेशन दैट इज कंपैरिजन विद स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट्स इज नॉट डन फॉर एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट। जो एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट है ना, उसमें उसका हम कैलिब्रेशन नहीं करते हैं। अगर कैलिब्रेशन कर देंगे तो फिर सेकेंडरी हो जाएगा, है ना। वो कैलिब्रेशन करने के पहले फेज में है, और उसको हम वैसे ही आपके जो है ना स्टैंडर्ड जो इंस्टीट्यूशन होते हैं, जो आपके मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट डेवलप करने का काम करते हैं, वहां पर उसको ऐसे ही रखते हैं ताकि हम क्या करें, जो आपका इंस्ट्रूमेंट डेवलप हो रहा है, हम क्या करें, जो इंस्ट्रूमेंट डेवलप हो रहा है सॉरी, है ना, इंस्ट्रूमेंट का डेवलपमेंट हम कर सकें, है ना। यहां पर अगर मैं बोलूं इन शॉर्ट आपको, तो इंस्ट्रूमेंट का डेवलपमेंट का एक फेज है आपका एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट। तो यहां पर कोई कैलिब्रेशन नहीं होता। आगे देखिए आपको यहां पर मैं बोलूं, मेजरमेंट विथ एब्सोल्यूट डायरेक्ट और स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट इज टाइम कंज्यूमिंग। हाँ, ये भी आपका आप क्या है कि यहाँ पर दो चार पॉइंट हमने यहाँ पर लिख रखे हैं बेटा, है ना, थोड़ा सा आपको देख लेना चाहिए। तो कैलिब्रेशन इस इंस्ट्रूमेंट का हम नहीं करते हैं। इसके बाद से क्या है कि अगर हम इस इंस्ट्रूमेंट से जो आपका इनडायरेक्ट या फिर जो आपका स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट या फिर जो आपका एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट होता है, इससे हम मेजरमेंट जो करते हैं ये टाइम कंज्यूमिंग होता है। इसके बाद से थर्ड पॉइंट हमने क्या लिख रखा है, एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज्ड इन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशंस। ये क्या आपके कॉमनली यूज नहीं होते, ये स्टैंडर्ड जो आपके इंस्टीट्यूशंस होते हैं वहां पर इनका यूज होता है। तो फोर्थ पॉइंट क्या है, दे आर यूज्ड फॉर कैलिब्रेशन ऑफ सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स। इनका उपयोग क्या होता है, इनका उपयोग क्या होता है कि जब हम किसी इंस्ट्रूमेंट को डेवलप करते हैं और उसको डेवलप करके क्या करते हैं, सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट बनाना चाहते हैं ताकि कॉमनली उसको बहुत आसानी से यूज कर सकें। तो उनके कैलिब्रेशन के में क्या क्या आपके एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल उपयोग किया जाता है। चौथा पॉइंट यहाँ पर क्या लिख रखा है हमने, अनदर एग्जाम्पल ऑफ एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट इज रिलेग करंट बैलेंस। ठीक है, तो दो एग्जांपल आपको अपने दिमाग में डाल लेना है। पहले तो क्या आपका टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, दूसरा क्या रिले करंट बैलेंस। ठीक है ना, तो थोड़ी सी क्या हमने डिस्कशन की आपको एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट के बारे में। अब चलिए जो आपका नेक्स्ट जो इंस्ट्रूमेंट आता है क्या, वो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट है ना। तो आपने जो आप एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट देखा ना, उसी बहाने आपने सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट के बारे में बहुत सारी बातें कर ली, है ना। क्या है कि जो एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट है उसी को हम जब कैलिब्रेशन कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। तो देखिए यहाँ पर इसके डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो लिखा गया है कि दीज इंस्ट्रूमेंट्स are so constructed that the value of the measurement can be measured by reading the instrument output. Okay, यहां पर क्या है कि हमें आई को, है ना, आई को कैलकुलेट करने के लिए, मेजर करने के लिए थीटा को मेजर करने की आवश्यकता नहीं है। हमें क्या है कि इंस्ट्रूमेंट में को कैलिब्रेशन करने के बाद कुछ ऐसा आपका स्केल डेवलप कर दिया गया है
कि ऑलरेडी क्या होगा, आपका जो भी थीटा डिफ्लेक्शन होगा, आपका डिफ्लेक्टिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट, तो डिफ्लेक्शन होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन डिफ्लेक्शन जितने डिग्री का होगा, उस डिग्री के करस्पॉन्डिंग ऑलरेडी स्केल में हमने क्या रखा है, करंट के वैल्यू दे रखे हैं। तो हमें क्या है कि स्केल में डायरेक्टली करंट के वैल्यूज दिखेंगे, ना कि थीटा दिखेगा। समझ आ रहा है कि नहीं? और आपके जैसे कि हम टेंजेंट गैल्वेनोमीटर की बात करें, उसमें तो थीटा भी, आपके थीटा और आपका जो आई था, ये लिनियरली प्रोपोर्शनल भी नहीं थे। आप ध्यान से देखिए, यहां पर थीटा क्या था, थीटा इज प्रोपोर्शनल टू टेन थीटा, सॉरी, आई वाज प्रोपोर्शनल टू टेन थीटा, है ना। आई जो है ना आपके थीटा के प्रोपोर्शनल वहां पर नहीं था, वहां पर नहीं था। तो मेजरमेंट वहां पर क्या है कि भाई स्केल डेवलप करना भी वहां पर बहुत डिफिकल्ट था, क्योंकि वहां पर क्या है कि आई और थीटा में कोई रैखिक और लीनियर संबंध नहीं था। ठीक है ना। तो वैसे इंस्ट्रूमेंट को क्या है कि हम एब्सोल्यूटली में उसका इस उपयोग करते हैं, जैसे कि आपका पीएमएमसी है, पीएमएमसी, जिसकी हम बात आगे करेंगे। ठीक है ना। इसको भी हम क्या है कि अगर इसका कैलिब्रेशन ना करें तो हम इसको कह सकते हैं कि आपका एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन हम इसकी कैलिब्रेशन कर देते हैं, क्योंकि इसका कैलिब्रेशन आसान है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आई जो है ना प्रोपोर्शनल टू थीटा होता है, लीनियर आपका रिलेशन, यहाँ पर लीनियर रिलेशन है, यहाँ पर क्या आपका नॉन लीनियर रिलेशन है, नॉन लीनियर रिलेशन है, अरैखिक संबंध है। यहाँ पर अरैखिक संबंध आपको अगर ज्यादा समझ में नहीं आ रहा तो कम से कम मान लीजिए कि आई और थीटा प्रोपोर्शनल नहीं है ना, यहाँ पर टेन थीटा प्रोपोर्शनल आई के, इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, नॉन लीनियर बोल रहे हैं। यहाँ पर क्या है कि आई प्रोपोर्शनल टू थीटा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, आपका लीनियर संबंध है। जहां पर लीनियर संबंध आ जाता है ना, वहां पर क्या है कि इसका डेवलप करना आसान हो जाता है। तो वहां पर हम सेकेंडरी बना, जैसे कि पीएमसी को हमने क्या है कि सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट डेवलप कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि हमें आई को मेजर करने के लिए हम थीटा को मेजर नहीं करते हैं, ऑलरेडी इंस्ट्रूमेंट के कैलिब्रेशन के बाद ऐसा स्केल डेवलप कर दिया गया है कि आपका फॉर एग्जाम्पल यहां से मेजरमेंट हो रहा है और ये आपका 30 डिग्री है, तो यहाँ पर लिखा गया होगा आपका कैलिब्रेशन करके कि 30 डिग्री के करस्पॉन्डिंग कितने करंट को मेजर करता है। उदाहरण के लिए अगर ये 5 एम्पियर को मेजर करता है, तो हम क्या 30 डिग्री मेजर नहीं करेंगे, क्या समझेंगे कि जरूर 5 एम्पियर का करंट फ्लो हुआ होगा, है ना, तभी तो ये 30 डिग्री का डिफ्लेक्शन हुआ है, तभी तो ये आपको पॉइंटर यहाँ पर आ रखा है। ठीक है ना। हम इसको रीड करते हैं। ठीक है ना। वहीं यहाँ पर हमने लिख रखा, दीज इंस्ट्रूमेंट्स आर सो कंस्ट्रक्टेड दैट द वैल्यू ऑफ मेजरेंड कैन बी मेजर्ड बाय रीडिंग द इंस्ट्रूमेंट आउटपुट, है ना। ये इन सभी इंस्ट्रूमेंट को, ये जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इनको इस प्रकार से हम बनाते हैं, है ना, एब्सोल्यूट के बाद ऐसा हम इसको कैलिब्रेशन कर देते हैं कि हमें क्या है कि जो मेजरेंड है ना, उसके वैल्यू को डायरेक्टली हम रीडिंग को देख करके, है ना, हम डायरेक्टली हम क्या करते हैं कि हम आउटपुट हमें पता चल जाता है, कोई कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक। और इसके बारे में दो चार पॉइंट हम देख लेते हैं। ये पॉइंट क्या है कि दीज इंस्ट्रूमेंट्स नीड कैलिब्रेशन विथ एब्सोल्यूट। देखिए जो आपका एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट थे, उनका कैलिब्रेशन नहीं किया जा रहा था। जो आपके सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट होंगे ना, उनकी कैलिब्रेशन की आवश्यकता पड़ती है। और कैलिब्रेशन किस इंस्ट्रूमेंट से किया जाता है, तो आपके एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट से किया जाता है। यहां पर नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि मेजरमेंट बाय सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट इज फास्टर देन दैट ऑफ एब्सोल्यूट, दैट बाय एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट। मीन आपका जो क्या है कि अगर हम सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट से मेजरमेंट करते हैं, तो आपका जो मेजरमेंट है ना, वो फास्ट होता है। किसके तुलना में? आपका जो एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट है ना, उसके तुलना में यहाँ पर मेजरमेंट क्या होता है, फास्ट होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दे आर यूज्ड ऑलमोस्ट इन एवरी स्फीयर ऑफ मेजरमेंट। ये क्या है कि मेजरमेंट के लगभग सभी क्षेत्रों में इन्हीं का उपयोग किया जाता है, एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट का उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इसके उदाहरण अगर मैं देखूं, तो जो वोल्ट मीटर, वाट मीटर, एनर्जी मीटर, ए मीटर वगैरह जो आप आगे पढ़ेंगे, सभी क्या है आपके सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट है, सभी क्या आपके सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट है। चलिए आगे हम देखते हैं। आपके जो ये इंस्ट्रूमेंट्स है हमारे एनालॉग इंस्ट्रूमेंट, इसके हमने दो टाइप देखे बेटा, डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट एंड आपके क्या है कि नल टाइप इंस्ट्रूमेंट। डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट एंड नल टाइप इंस्ट्रूमेंट। तो देखिए डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। इन दिस टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट वी मेजर द वैल्यू ऑफ द मेजरेंड बाय रीडिंग द डिफ्लेक्शन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। यहां पर क्या है कि जो मेजरेंड है ना, मेजरेंड उसको बोलते हैं जिस क्वांटिटी को हमें मेजर, जिस क्वांटिटी का हम मापन कर रहे हैं, है ना, उस क्वांटिटी का जो वैल्यू है ना, उसकी जो आपके मापन के बाद जो उसकी वैल्यू आ रही है ना, मेजर करने के बाद जो वैल्यू आ रही है, उसको क्या करते हैं कि डिफ्लेक्शन को मेजर करके, है ना, इसका यहाँ पर अगर सिंपली बोला जाए तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है ना, आउटपुट कैसे दिखाता है, डिफ्लेक्शन के फॉर्म में दिखाता है ना। तभी तो इसको बोले डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट। कैसे दिखाता है, डिफ्लेक्शन के फॉर्म में दिखाता है ना। बहुत सारे ऐसे भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो डिफ्लेक्शन के फॉर्म में नहीं दिखाते हैं, जैसे कि नल टाइप इंस्ट्रूमेंट है, वो डिफ्लेक्शन के फॉर्म में नहीं दिखाता, है ना। वहां पर कुछ अलग प्रकार की कंडीशन को मैच किया जाता है कि हमारा मापन हुआ है कि नहीं। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए क्या करते हैं हम, जैसे उदाहरण के लिए मैं ले लूं, इसका बहुत ही बेहतरीन, है ना, उदाहरण अगर मैं बोलूं तो वो क्या है, पीएमएमसी
है ना, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट, PMMC, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट, है ना। तो देखिए इस इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है हमारा, यहाँ पर आपके नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, बीच में क्या है कि आपका ये कॉइल हमने रेक्टेंगुलर कॉइल यहाँ पर लगा के रखते हैं, और यहाँ से देखिए स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग के थ्रू हम यहाँ पर आपका कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड करते हैं, और यहाँ पर क्या एक पॉइंटर लगा होता है, यहाँ पर एक स्केल लगा होता है। अगर इतनी बात यहाँ पर हो रही है स्केल की, पॉइंटर की, ठीक है ना, तो जरूर ये सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट है ना, क्योंकि कैलिब्रेशन इसका हो चुका है, ठीक। तो यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर देखा जाए तो देखिए यहाँ पर क्या है कि मेजरमेंट होता कैसा है। जैसे ही ये जो आपका कॉइल है, जो इसको हम लिखा है ना मूविंग करंट कैरिंग कॉइल, ये जो करंट कैरी करता है कॉइल, इसमें प्रोवाइड होता है, फ्लो होता है, और ये मूव भी करता है। कैसे मूव करता है, ये रोटेट कर सकता है, ये ऐसे रोटेट कर सकता है, ऐसे और ऐसे रोटेट कर सकता है ना। जब ये ऐसे रोटेट करेगा तो पॉइंटर आपका कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, और जब ऐसे रोटेट करेगा मीन्स आपका जो घड़ी की दिशा है ना उधर रोटेट करेगा, तो पॉइंटर आपका इधर आने लगेगा, है ना। और जब आपका क्या है कि कोई करंट फ्लो नहीं होगा तो पॉइंटर आपका कहाँ रहेगा, यहाँ पर रहेगा, पॉइंटर आपका यहाँ पर रहेगा, ठीक है ना। और जब करंट फ्लो होगा तो क्या होगा आपका, ये जो कॉइल है ना, कॉइल जब ऐसे रोटेट होगा तो पॉइंटर चूंकि इससे जुड़ा हुआ है तो पॉइंटर ऐसे रोटेट हो जाता है, और पॉइंटर ऐसे ऐसे रोटेट होता है तो ये जो डिफ्लेक्शन कहीं ना कहीं आकर के फिक्स हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर हम मेजरमेंट जो करते हैं कैसे करते हैं, डिफ्लेक्शन को हम देखते हैं कि हाँ डिफ्लेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है, तो कितना डिफ्लेक्शन हुआ है, और इस डिफ्लेक्शन के करस्पॉन्डिंग, इस डिफ्लेक्शन के संगत हमने स्केल में क्या रीडिंग है ना इंस्ट्रूमेंट में डली है, उस रीडिंग को पढ़ करके हम बता देते हैं। जैसे उदाहरण के लिए जो फिगर दिख रहा है ना, इस फिगर में ये जो डिफ्लेक्शन है ना, इस डिफ्लेक्शन क्या है, 2 एम्पियर के करस्पॉन्डिंग है, तो हम मानते हैं कि नहीं, इस फिगर के अनुसार करंट जरूर इसमें है ना 2 एम्पियर का फ्लो हुआ होगा कि डिफ्लेक्शन इतना हुआ है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि आपको टीडी और टीसी की बात हो रही है, टीडी टीसी ये सब क्या होते हैं, हम इसको और अच्छा से भी देखेंगे बेटा, बहुत घबराने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ी यहाँ से कम भी समझ में आए तो क्या है कि पूरी जब हम मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की जब सिलेबस हम कवर करेंगे ना, तो आपका बहुत अच्छा है ना एक लेवल बन जाएगा इस सब्जेक्ट में, आपको बहुत मजा आने लगेगा, है ना। थोड़ी सी जो शुरुआती जो शुरू हम करते हैं किसी टॉपिक को पढ़ने के लिए, तो हमें बहुत सारी बातें पता नहीं होती हैं, तो थोड़ा सा क्या है कि दिक्कत होता है उसको आगे बढ़ना, उसको लेकर के, लेकिन पेशेंस के साथ है ना धैर्यपूर्वक उसको सुनना चाहिए और आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। समय के साथ क्या है कि इतनी बातें आप सुन लेते हैं और इतनी बातें आप ऑब्जर्व कर लेते हैं कि आपको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है और मजा आने लगता है ना। और फिर आप एग्जाम के जो क्वेश्चन है ना उनको भी करने लगते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और कंट्रोलिंग टॉर्क, टीसी कंट्रोलिंग टॉर्क, टीडी क्या डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, क्या है कि करंट जो है ना, करंट जब फ्लो होता है तो एक डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लगने लगता है। जब ये इधर रोटेट करना शुरू होता है तो स्प्रिंग जो है ना आपका, स्प्रिंग में क्या होती है आपकी डिफॉर्मेशन आती है आपका, है ना, ये क्या है आपका इसका, इसके में डिफॉर्मेशन आती है, तो फिर क्या करता है ये अपने नेचुरल फॉर्म में आता है। स्प्रिंग की तो टेंडेंसी होती है जब स्प्रिंग को हम डिफॉर्म करते हैं तो नेचुरल फॉर्म में आना चाहता है, या फिर हम उसको कंप्रेस करते हैं तो भी नेचुरल फॉर्म में आना चाहता है, स्प्रिंग की टेंडेंसी होती है। तो यहाँ पर क्या है कि स्प्रिंग लगा है, और स्प्रिंग क्या है कि जब ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आपका इस कॉइल में करंट फ्लो होता है जिसके कारण डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लगता है, तो स्प्रिंग क्या करता है, इस पर कंट्रोलिंग टॉर्क लगाता है। और जब क्या है कि दोनों टॉर्क आपस में इक्वल हो जाते हैं, उस इक्वल जब होते हैं तो क्या है कि जैसे शुरू में अगर मैं यहाँ की बात करूं है ना, तो जरूर यहाँ पर क्या है कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कंट्रोलिंग टॉर्क से ज्यादा है, तभी तो क्या आपका पॉइंटर यहाँ पर आ गया। लेकिन इस परिस्थिति में ये पॉइंटर जहां आपका दिख रहा है, इस परिस्थिति में डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और कंट्रोलिंग टॉर्क दोनों बराबर हैं, और बराबर हैं है ना। इसलिए क्या है कि आपका जो पॉइंटर है यहाँ पर है, और ये पॉइंटर यहाँ पर क्या बता रहा है कि 2 एम्पियर का करंट इस कॉइल में फ्लो हुआ होगा। तो ये क्या आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, ये क्या आपका डिफ्लेक्टिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट के बारे में थोड़ी सी आप अपने दिमाग में डाल लीजिए। आपका एग्जाम्पल भी आप यहीं बता देना डिफ्लेक्टिंग टाइप आपका इंस्ट्रूमेंट की क्या है कि पीएमएमसी एक बहुत आपका बेहतरीन उदाहरण है डिफ्लेक्टिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट का। तो यहाँ पर टीडी के बारे में मैंने लिख दिया, टीडी क्या आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है, टीसी क्या है कंट्रोलिंग टॉर्क है, और पीएमसी जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसके लिए टीडी का वैल्यू कितना होता है, जी इंटू आई के बराबर होता है, ठीक है। जिसको हम बोलते हैं, जी को क्या बोलते हैं गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, और टीसी क्या होता है के इंटू थीटा, है ना, के को क्या बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट, थीटा को क्या बोलते हैं डिफ्लेक्शन, आई को क्या बोलते हैं करंट टू बी मेजर्ड, जिस करंट को हमें मेजर करना है। बैलेंस की स्थिति में टीडी और टीसी दोनों क्या बराबर होते हैं, जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया था। तो जब दोनों बराबर होते हैं तो उस केस में क्या हम लिखते हैं, टीडी इक्वल्स टू टीसी implies that k theta equals to gi and theta equals to g by k into I and theta is proportional to I। यहाँ पर लीनियर स्केल हमें मिलता है, थीटा इज प्रोपोर्शनल टू लीनियर स्केल हमें मिलता है ना। इसका कैलिब्रेशन बहुत आसान होता है ना, इस इंस्ट्रूमेंट का कैलिब्रेशन सबसे सिंपलेस्ट इंस्ट्रूमेंट है हमारा
सेकेंडरी टाइप इंस्ट्रूमेंट, पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट। इसलिए सबसे पहले इसी की हम पढ़ाई करते हैं। अभी खैर हम इस इंस्ट्रूमेंट की पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, इस इंस्ट्रूमेंट की पढ़ाई बहुत डिटेल में करेंगे। अभी तो क्या है कि इसको हम डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट का उदाहरण के रूप में थोड़ी सी इसके बारे में हम देख रहे हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट क्या है। अगर आपको कोई पूछे तो आपको ऐसा बताना चाहिए वो इंस्ट्रूमेंट जिसमें आउटपुट क्या है कि हम डिफ्लेक्शन को देख करके पता करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट, जिसका उदाहरण है पीएमएमसी। आपका जो नेक्स्ट आपका इंस्ट्रूमेंट है वो क्या है, आपका नल टाइप इंस्ट्रूमेंट। देखिए वहां पर तो हम क्या कर रहे थे कि डिफ्लेक्शन को देख रहे थे, इसलिए उसको क्या बोल रहे थे हम, डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पर जो नल टाइप इंस्ट्रूमेंट होते हैं इसमें हम क्या करते हैं, देखिए इसमें क्या करते हैं कि आपको इसके बारे में जो हमने लिख रखा उसको पहले पढ़ते हैं। इन दिस टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ मेजरेंड वी एंश्योर जीरो और नल कंडीशन। हम यहाँ पर क्या करते हैं कि जीरो और नल कंडीशन को ऑब्टेन करने की, प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उसको प्राप्त करने की कोशिश हमें जब प्राप्त हो जाएगा ना तभी हम मेजर कर सकते हैं। इस इंस्ट्रूमेंट के मेजरमेंट का तरीका कुछ ऐसा होता है, जैसे कि देख लीजिए यहाँ पर ये क्या हमारा व्हिटस्टोन ब्रिज है, ये क्या ना क्या आपका व्हिटस्टोन ब्रिज है, ये क्या आपका पी, यहाँ पर चार आपका रेजिस्टेंस लगे हुए ब्रिज के फॉर्म में, ये क्या है पी, ये क्या है क्यू, ये क्या आर, ये क्या एस, चारों आपके ब्रिज के फॉर्म में कनेक्टेड है, जहां पर पी और क्यू आपके ये सब नोन आपके रेजिस्टेंसेस हैं। आर क्या आपका स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस है। स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस का मतलब क्या है कि जो आर है ना, आर आर आप इसको रियोस्टेट बोल सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, इस ये जो आर है ना, आर जो एस है ना, एस जो स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस इसके बारे में बोल रहे हैं, इसके वैल्यू को हम वेरी कर सकते हैं, इसके वैल्यू को हम वेरी कर सकते हैं। लेकिन इसकी खासियत यह है कि वेरी करने के बाद, है ना, हम जो भी वेरी करेंगे ना, वेरी करने के बाद इसका जो मान है, इसकी जो वैल्यू है ना, वो भी हमें पता होता है, तभी तो हम इसको स्टैंडर्ड बोल रहे हैं, नो रेजिस्टेंस। ठीक है ना, इसलिए हमने यहाँ पर चूंकि वेरी होता है, इसलिए वेरी होता है ना, इसको दिखाने के लिए ऐसे मार्क लगाया जाता है। अगर ऐसे मार्क नहीं लगा हो, ऐसा मार्क लगा हो तो हम सोचना चाहिए क्या ये क्या आपका वेरिएबल है, ये क्या आपका वेरिएबल है, मीन्स परिवर्तनशील है, परिवर्तित होता है। ठीक है ना, लेकिन इसकी खासियत यह है कि स्टैंडर्ड इसको बोल रहे हैं, क्यों स्टैंडर्ड बोल रहे हैं कि परिवर्तन होने के बाद भी जो वैल्यू इसका होगा ना वो हमें पता होता है। ठीक है, तो ये आपका जो व्हिटस्टोन ब्रिज है उसमें पी क्यू आर एस है ना, ये चार आपके आर्म्स हैं, है ना, जहां पर पी क्यू आपको पता है, ठीक है ना, आर्म रेशियो, और आपका जो है ना पी बाई क्यू को हम आर्म रेशियो बोलते हैं। ये जो एस है ना, स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस है, जिसका वैल्यू हमें पता होता है, परिवर्तन करने के बाद भी इसका वैल्यू पता होता है, तभी तो इसको हम स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बोलते हैं। और आर जो है ना, ये अननोन रेजिस्टेंस है। आर क्या, अननोन रेजिस्टेंस, जिसको हमें क्या करना है, मेजर करना है। हम करते क्या है कि इस रेजिस्टेंस को यहाँ पर लगाते हैं, ठीक है, और यहाँ पर चाहे जो कुछ भी वैल्यू हो, हम यहाँ पर बैटरी से क्या सप्लाई देते हैं, जब बैटरी सप्लाई देते हैं, जो आपका गैल्वेनोमीटर यहाँ पर है ना, इसमें कुछ ना कुछ करंट फ्लो होता है। इसमें क्या होता है, करंट फ्लो होता है। तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम ये जो आपका स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस है इसको वेरी कुछ इस प्रकार से करें, यहाँ का जो करंट है ना वो क्या हो जाए, जीरो हो जाए। यहाँ करंट क्या हो जाए, जीरो। अगर करंट यहाँ पर जैसे कि गैल्वेनोमीटर है आपका, है ना, गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो होगा तो डिफ्लेक्शन ऐसा होगा, और करंट जब जीरो हो जाएगा डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा आपका, नल, ऐसा जीरो, है ना। तो हम इस यहाँ कोशिश ऐसा करते हैं कि आपका जो गैल्वेनोमीटर है ना, इसको इस प्रकार से देखिए, ये तुम्हें पता है नहीं, ये दोनों आपके फिक्स्ड हैं, इसको हम वेरी कर सकते हैं, इसको हम वेरी कर सकते हैं। यहाँ पर इसको इस प्रकार से वेरी करते हैं कि यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा था गैल्वेनोमीटर में, ये करंट क्या हो जाए, जीरो या फिर नल हो जाए, है ना। यही कंडीशन है, यही शर्त है यहाँ पर मेजरमेंट का, है ना। हमें क्या कहे, पी क्यू क्या आपके ये फिक्स्ड है, आर हमें पता करना है, एस को हम क्या करते हैं, वेरी करते हैं। और वेरी करने क्यों करते हैं, वेरी इसलिए करते हैं कि जब वेरी करें, है ना, इस प्रकार से वेरी करें और उस वैल्यू पर लाकर इसको फिक्स कर दें जिसके संगत, जिसके करस्पॉन्डिंग जो गैल्वेनोमीटर है या जो नल डिटेक्टर है, गैल्वेनोमीटर या फिर जो नल डिटेक्टर है ना, इसका करंट क्या हो जाए, जीरो हो जाए, इसका करंट क्या हो जाए, जीरो हो जाए। ठीक है ना, इस बात को हम इंश्योर करते हैं, ठीक है, कि ये हुआ कि नहीं, है ना। इसको होने तक इसको वेरी करते रहते हैं। जब ये हो जाता है उस केस में क्या है कि आपका बता रहा हूं, ये जो कंडीशन है ना यहाँ पर फुलफिल होती है, पी बाई क्यू इक्वल्स टू आर बाई एस, पी बाई क्यू इक्वल्स टू आर बाई एस। इससे क्या है कि आर का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, आर इक्वल्स टू पी बाई क्यू इंटू एस, आर इक्वल्स टू पी बाई क्यू इंटू एस, होगा कि नहीं, आर इक्वल्स टू पी बाई क्यू इंटू एस। समझ आ रहा है कि नहीं। तो ये तो आपका रेशियो है, ये पता है, फिक्स्ड है, और ये स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस है, ये भी फिक्स है। ये अगर ये तीनों ही क्वांटिटी आपके पता है तो भाई हम आर को तो निकाल ही लेंगे। इस प्रकार से यहाँ पर मेजरमेंट होता है ना, इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, नल टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट। इसका अगर दूसरा उदाहरण में अगर आपसे बोलूं, जितने ब्रिजेज होते हैं ना सभी आपके नल टाइप इंस्ट्रूमेंट होते हैं, है ना। और पोटेंशियोमीटर जो होता है ना आपके, पोटेंशियोमीटर्स ये भी क्या आपके नल टाइप इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। ठीक है बेटा, तो देखिए हमारा
हम जो है ना, अब देखिए अभी तो क्या है कि जैसे कि हम ब्रिज की बात हमने की, आपको व्हीटस्टोन ब्रिज की बात की या फिर पीएमसी की बात की, है ना, ये सब की चर्चा जो है ना, आपसे बता रहा हूं, हम जब इन टॉपिक को पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा तरीके से करेंगे। क्या है कि हमने अभी तक क्या डिस्कशन किया ना, उसके बारे में थोड़ी सी एक बार देख लेते हैं। हमने देखिए क्या डिस्कशन किया, हमने डिस्कशन ये किया कि व्हाट इज मेजरमेंट, है ना, व्हाट इज मेजरमेंट। उसके बाद से क्या देखा हमने, भाई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, इनके डेफिनेशन को देखा। उसके बाद से देखा हमने भाई इंस्ट्रूमेंट के जो क्लासिफिकेशन के बारे में देखा, ये फिगर हमने देखा। फिर हमने देखा एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट, है ना, वैसे इंस्ट्रूमेंट, है ना, जो मेजरेंट, जो आपके मेजरेंट है उनके वैल्यू को इंस्ट्रूमेंट के जो फिजिकल कॉन्स्टेंट्स है उनके टर्म्स में बताते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं भाई, एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट, है ना। इसका उदाहरण क्या आपका टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, या फिर एक और उदाहरण देखिए हमने यहां पर लिख रखा है नीचे, आपको देखिए रिले, रिले करंट बैलेंस, ठीक है ना। ये दोनों उदाहरण आपको याद रखना जरूरी है, क्योंकि आपके क्या है कि डिप्लोमा के एग्जाम में या फिर अगर एसएससीजे के कन्वेंशनल एग्जाम की बात करो तो वहां पर लिखने का भी इंपॉर्टेंस होता है, तो आपको कम से कम नाम पता होना चाहिए, ठीक है। इसको नोट डाउन आप कर लीजिए, ठीक है। जो आपका इसके बाद से क्या है कि हमने सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट की बात की। सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट वैसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनका कैलिब्रेशन हो गया होता है, और हमें क्या है कि यहाँ पर मेजरमेंट क्या है कि हम डायरेक्टली करते हैं, जिस भौतिक राशि का हमें मापन करना है, मेजरमेंट करना है, क्या है कि उस इंस्ट्रूमेंट का ऐसा कैलिब्रेशन होता है कि डायरेक्टली हमें वही दिखता है, ठीक है ना। भले ही डिफ्लेक्शन हो रहा हो, लेकिन डिफ्लेक्शन के टर्म्स में क्या है कि ऑलरेडी करंट की वैल्यू हमने क्या है कि स्केल में डाला गया होता है, उसी को तो हम कैलिब्रेशन बोलते हैं। तो क्या है कि हमें डायरेक्टली क्या है कि जो आपकी मेजरमेंट है ना, उसकी वैल्यू डायरेक्टली हमें पता चल जाती है। दैट्स व्हाई दीज इंस्ट्रूमेंट्स आर नोन एज सेकेंडरी और डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट, ओके। जिसके बारे में कुछ बातें हमने यहाँ पर लिखी है, इसी प्रकार क्या है कि हमने आपका जो एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट है उनके बारे में दो चार बातें यहाँ पर लिखी हैं। इन दोनों बातों को आप ध्यान में रखना चाहिए। उसके बाद से क्या है कि हमने देखा जो आपके सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट होता है ना, उसके हमने टाइप्स देखे, क्या डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट एंड नल टाइप इंस्ट्रूमेंट। तो डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट हम उसको बोलेंगे जिसमें आउटपुट क्या है कि डिफ्लेक्शन के फॉर्म में आता है, जिसका उदाहरण क्या आपका पीएमएमसी, और थोड़ी सी हमने पीएमसी के बारे में बात की। और फाइनली जो हमने आज के लेक्चर में बात की है वो ये की है कि नल टाइप जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, है ना, नल टाइप इंस्ट्रूमेंट में क्या है कि हमें ये इंश्योर करना पड़ता है कि जो आपका जो नल डिटेक्टर है या जो गैल्वेनोमीटर है, जैसे कि आपको इस जो आपका ये ब्रिज है ना, व्हीटस्टोन ब्रिज, इसमें दिख रहा है यहाँ पर जो नल डिटेक्टर है, इसमें जीरो करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं। अगर जीरो करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं, नल करंट उसमें नल शो कर रहा है कि नहीं। जब जीरो करंट फ्लो होगा तभी क्या है कि हम बोलते हैं ब्रिज बैलेंस हो गया। उस केस में क्या है कि ये कंडीशन जो है ना आपका ये वैलिड होता है, पी बाई क्यू इक्वल्स टू आर बाई एस। और इस कंडीशन में क्या करते हैं हम, पी बाई क्यू इक्वल्स टू आर बाई एस, इस हम क्या करते हैं भाई, आर की वैल्यू को पता कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है कि आज का हमारा डिस्कशन हम यहीं पे क्लोज करते हैं बेटा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब नेक्स्ट लेक्चर में क्या है कि हमारा जो बचा है इसके बाद से हमारा आगे के लेक्चर में क्या बचा हुआ हमारा, कंपैरिजन बिटवीन डिफ्लेक्शन टाइप एंड नल टाइप इंस्ट्रूमेंट। और उसके बाद से क्या है कि आपके जो डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट हैं उसके कुछ क्लास हमने पढ़े थे, पढ़ेंगे हम उसको, ये पढ़ेंगे आपका जो इंडिकेटिंग और इंटीग्रेटिंग और जो रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपके क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनकी चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके, टेक केयर। ओके, बाय बेटा।